तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रधानमंत्री कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय। तो आप जैसे हमारी सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका काम है कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका काम क्या है? उन कानूनों की व्याख्या करना, ठीक है, कानूनों का संरक्षण करना। अगर कोई कानून जैसे किसी संसद ने या विधानमंडल ने पारित किया है, उसको देख करके अभी देखना ठीक है या गलत है। अगर गलत लगता है तो उसको निरस्त करना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तीनों एक ही कोर्ट के नाम है। ये कौन कौन से? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमारे देश में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है वो कैसी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फोटो है और ये है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना, ठीक है। तो इस जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय या जो न्यायालय की व्यवस्था अपनाई गई है वो कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। एक जैसे हमारे 3 अंग है सरकार के: विधायिका, उसकी बिल्कुल अलग पावर है; कार्यपालिका, उसकी बिल्कुल अलग पावर है; और न्यायपालिका, उसकी अलग अलग पावर। तो तीनों के तीनों अंग वो बिल्कुल अलग अलग उनका वर्णन है, अलग अलग उनकी शक्तियां, कार्य है, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे देखो, एकीकृत न्याय व्यवस्था में क्या है? सबसे ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। और ये कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। उसके नीचे, उसके अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम जिला एवं सत्र न्यायालय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक, जैसे अपने अपना जिला झज्जर है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कहाँ है? झज्जर में है। और हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वो चंडीगढ़ में है। और सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है कहाँ है? नई दिल्ली में। तो जो भारतीय शासन अधिनियम था 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसमें सुप्रीम कोर्ट की या जो सरकार की है वो व्यवस्था की गई थी। जैसे संघीय न्यायपालिका, ठीक है, उसका प्रतिरूप क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में आ गया। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही। ये देखो, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1937 में ये लागू किया गया था। इसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, संघीय न्यायपालिका, न्यायालय का प्रावधान, इसके तहत क्या था? इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई, ठीक है। तो जो मतलब मेन जो हमारा 1935 था, ज्यादातर संविधान कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया था। उसमें लगभग 250 अनुच्छेद के करीब थे, तो ज्यादातर संविधान उसमें से लिया गया था। बाद में जो कुछ अच्छी बातें थे वो दूसरे देशों से भी ले लिया गया था। लेकिन ज्यादातर हमारा जो संविधान है किससे प्रभावित है? इंग्लैंड के संविधान से, क्योंकि उस समय 1935 में किसका राज चलता था अपने देश में? इंग्लैंड का चलता था, है ना। तो लगभग उसी की व्यवस्था हमने अपनाई है। अब अगर देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन कैसे है? देखो, जो हमारा मूल संविधान है जो शुरू में लिखा गया था, जो हमारा शुरू में हुआ था 1950 में शुरू हुआ था, उस समय 8 न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश, यानी कि 1 CJI मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1956 में बढ़ करके कितने हो गए? 11, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद 1960 में हो गए 14, 1 मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। 1977 में 18 हो गए,
एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश। 80 में 1980 में 25 हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश और 24 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद 2008 में संविधान में संशोधन अधिनियम लाया गया, उससे में उनके क्या हो गए, अन्य न्यायाधीश कर दिए गए 30 और एक मुख्य न्यायाधीश। तो आज तक वही अधिनियम शुरू है, लागू है। तो इस अब हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश। और हमारा जो सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। तो अब इनकी नियुक्ति संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होती है? देखें तो इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 124 2 में इनका नियुक्ति का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 124 के 2 में इनका नियुक्ति का वर्णन है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति का अलग सिस्टम है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनकी जो नियुक्ति है वो किस व्यवस्था के जरिए होती है? कॉलेजियम की व्यवस्था के तहत। कौन सी व्यवस्था के तहत? कॉलेजियम व्यवस्था है, उसके तहत नियुक्ति करती है। इसको समझो, देखो इसमें क्या होता है, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, एक सीजीआई होता है, और 4 होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश जो वरिष्ठ हैं, जिनकी सेवा ज्यादा हो चुकी है। 4 वो न्यायाधीश, तो 5 जजों का समूह होता है। क्या होता है? 5 जजों का समूह। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और वे इस कॉलेजियम में होते हैं, और वे न्यायाधीशों की नियुक्ति, तबादला वगैरह जो भी है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि जो कॉलेजियम है उससे कोई अलग व्यवस्था लेके आया जाए। तो NJAC क्या है? NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। क्या नाम इसका पूरा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये परिवर्तन लेकर के आए। कब लेकर के आए? 2014 में। कब लेकर के आए? 2014 में 99वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? देखें, जो NJAC में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते, इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें मेंबर थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे ज्यादा जिनका कार्यकाल रहा है वो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए। उसके बाद जो संसद होती है, जो कार्यपालिका होती है या मंत्री परिषद होती है, उसमें केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं, वो इसमें शामिल थे। प्रधानमंत्री वो इसमें शामिल थे। विपक्ष के नेता की एक समिति, विपक्ष के नेता पर समिति बनाते थे और अपने 2 सदस्य देते थे विपक्ष वाले। अब ये 2 हमारे सदस्य शामिल होंगे वो होते थे, और यानी टोटल 6 सदस्य थे। इसमें कॉलेजियम में कितने थे? 5 थे। इसमें टोटल सदस्य कितने कर दिए गए? 6 सदस्य कर दिए गए, ठीक है। तो ये NJAC में वीटो पावर का प्रावधान था, यानी कि कोई भी 2 मेंबर किसी भी चीज में कह रहे थे ये काम नहीं होना है या ये न्यायाधीश नहीं बनाना है, तो उसमें वीटो पावर का प्रावधान, ठीक है। वीटो पावर समझते हो ना? जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा तो उनके पास पॉकेट वीटो थी। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसे 5 देशों के पास वीटो पावर है ना। कोई एक भी देश किसी भी काम को रोक दे तो काम आ गए, प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो 2 सदस्य थे, 2 सदस्य संगठन न होने पर उनका किसी भी जो न्यायाधीश उसका आगे नाम भेजा ही नहीं जाता था, ठीक है। तो जब ये NJAC सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि आपको पता ही है संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। तो संविधान की व्याख्या करना है, संवैधानिक मामला है, सारे के सारे जितने भी कानून बनते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, उनको देखते हैं, व्याख्या करते हैं, है ना, उनको परखते हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में ये NJAC का कानून गया 2014 का 99वें संशोधन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? भाई ये तो असंवैधानिक है, और उसको निरस्त कर दिया, कानून खत्म। संसद ने कानून बनाया 2014 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखते पहली नजर में देखते ही क्या कर दिया? ये तो असंवैधानिक है और इसको निरस्त कर दिया। और कौन सी व्यवस्था रही? कॉलेजियम वाली व्यवस्था उसकी नियुक्ति में
रहेंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। वही की वही व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखें योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, तो वो जो इसकी योग्यता का वर्णन कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 124(3) में इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले योग्यता क्या है, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे और भी जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनमें इतनी योग्यता भी भारत का नागरिक हो। तो वैसे ही न्यायाधीशों के लिए क्या है, वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद देखो दूसरी योग्यता क्या है, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय, जो हमारे देश में उच्च न्यायालय है, एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। कितने वर्षों तक? 5 जो कोई भी हाई कोर्ट है देश का, एक ना हाई कोर्ट हो या उससे अधिक को हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया हो या उनको बुला लिया गया हो, ठीक है, तो वहां पर कम से कम 5 साल का काम उन्होंने किया हो। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया, यानी कि वकालत की हो, वकील बना हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट का जज हो। हाई कोर्ट का जज है तो लगातार 5 साल काम करते रहना चाहिए, या फिर 10 साल तक उसने हाई कोर्ट के वकील के रूप में काम किया हो। ठीक है, इन दोनों को भी पूरी ना करता हो तो क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता और कानून का बहुत बड़ा जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। अगर राष्ट्रपति ये सोचते हैं भाई ये जो जज का काम है अच्छे से कर सकते हैं, उनको जज कानून के बारे में अच्छी जानकारी है, तो राष्ट्रपति ये दोनों योग्यताएं न होने पर भी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। समझना की बात, यानी कि दोनों कंडीशन न होने पर भी तीसरी कंडीशन राष्ट्रपति की नजर में कानून या विधि का जानकार होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश बना सकते हैं। उसके बाद देखें शपथ कौन दिलाते हैं, तो अनुच्छेद 124 में शपथ का वर्णन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये तो शपथ संबंधी कार्यकाल देखो, कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। उनकी जो उम्र है कितने वर्ष होनी चाहिए, 65 वर्ष, ठीक है, तक काम कर सकते हैं। अगर वो 20 में त्याग पत्र देना चाहें अपने काम से तो किसको, अपना राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके सेवानिवृत्त हो सकते हैं। ठीक है, देखो पद से हटाने की विधि, तो जैसे राष्ट्रपति है वो महाभियोग के जरिए हटते हैं, उपराष्ट्रपति है उनके लिए प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है, एक अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 125(5) में इनका वर्णन किया गया है। और जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो उसको न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसको सेवानिवृत्त कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से काम हैं जिससे उनको हटाया जा सकता है, तो बस साबित कदाचार, उनको बस साबित हो जाए किसी ने कोई गलत काम किया है, उनका जो आचरण है, जो न्यायाधीश का आचरण है, जो न्यायाधीश का कार्य है उससे हटकर कोई कार्य किया है ना, और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और वो साबित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद असमर्थता, अब भाई संसद को ये लगे या लोकसभा या राज्यसभा को ये लगे या राष्ट्रपति को ये लगे कि भाई वो तो अपना काम करने में असमर्थ है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको कानून का अच्छा ज्ञान नहीं है ना, तो उसके लिए संसद द्वारा, संसद मतलब संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे देखिए आप जो संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो अगर लोकसभा में किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। जो लोकसभा के जो 543 मेंबर्स होते हैं उनमें से क्या चाहिए, उसको 100 के हस्ताक्षर चाहिए उसके खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए। उसके बाद जो राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने से पहले जैसे राष्ट्रपति को
14 दिन पहले सूचित करते हैं, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करते हैं, तो उसी प्रकार से उनको भी सूचित किया जाएगा। ठीक है। अब एक और बात है, जैसे अगर हमने मान लो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाना है, 100 कम से कम लोकसभा में 100 मेंबर्स के साइन करवाने हैं और राज्यसभा में 50 के, तो सबसे पहले हमने जो प्रस्ताव किसके सामने पेश करना पड़ेगा, लोकसभा में स्पीकर के आगे और राज्यसभा में सभापति के समक्ष प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को लगता है कि ये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है, ठीक है, या सभापति को ये लगता है कि ये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है, तो क्या करेंगे, प्रस्ताव को स्वीकार करके एक समिति गठन कर देते हैं, लोकसभा की समिति या राज्यसभा की समिति, उसमें गठन करके आता है और यह समिति पर अध्ययन करती है उनको पर जो आरोप लगाए हैं, तो ये आरोप ठीक है या गलत है। ठीक है, यूं ही नहीं कि एक क्वेश्चन साइन कर दिए, अवेलेबल कर दिया, तो समिति गठन कर दी जाएगी, समिति में फिर वो अध्ययन करेगी। उसके बाद समिति ये पाती है कि भाई ये जो आरोप लगाए हैं न्यायाधीश के ऊपर ये ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, उस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं और सदन में प्रस्ताव पास स्वीकार करके प्रस्ताव वो आगे कार्यवाही के लिए काम आगे शुरू किया जाता है। ठीक है, समझ में आने के बाद लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य, सबसे पहले किसको पेश किया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के पास या राज्यसभा के सभापति के पास, स्वीकार करते हैं, कमेटी गठित होती है, वो देखती है आरोप गलत है ठीक है, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। जैसे मान लो राज्यसभा में आया है तो वहां प्रस्ताव पास करके कहाँ भेजा जाएगा, लोकसभा के पास, लोकसभा में और राज्यसभा के पास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा जाएगा। उसी प्रकार से अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में पास करके 2/3 बहुमत से किसके पास भेजा जाएगा, राज्यसभा के पास, राज्यसभा में 2/3 से पास कर देती है और राष्ट्रपति के पास साइन हो जाते हैं, तो उसको राष्ट्रपति ना उसको जो न्यायाधीश है उनको पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, वी रामास्वामी के खिलाफ। किसके खिलाफ, वी रामास्वामी के पास लाया गया था। तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, वो बीच में ही लटक गया था, इसलिए इनको पद से हटाया नहीं गया। आप देखो वेतन क्या होता है, वही दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका वेतन होता है 2,80,000। मतलब ये तो उनको वेतन मिलता है, भत्ते वगैरह हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा, और अन्य सुविधाएं बहुत काफी सुविधाएं ज्यादा है। ठीक है, और जो अदर जो जस्टिस जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, 2,50,000। ठीक है, अब देखो एक होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक बोलते हैं इनको। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, कौन होते हैं, सुना भी आप लोगों ने शायद सब। देखो यदि उच्चतम न्यायालय में कर पूर्ति में कमी होती है तो किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को बुला लिया जाता है। थोड़ा सा इसमें बोर्ड रह गया था, तो किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को बुला, जैसे मान लो बाई चांस कोई सुनवाई हो रही है, संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है, तो आप लोगों को पता ही है ना, जैसे भाई 5 जज होते हैं, 7 जज होते हैं, फिर 9 होते हैं, 13 होते हैं, है ना। तो इस प्रकार संवैधानिक पीठ जब सुनवाई करती है तो सम संख्या में नहीं होता, किसी में होता है विषम संख्या में। सम संख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि दो मान लो 12 जज कर दिए हमने, तो 6 एक साइड में हो गए और 6 एक साइड में हो गए, तो फैसला हो ही नहीं पाएगा। इसलिए वे क्या करते हैं, हमको विषम संख्या में लेते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, उसमें फिर डिसीजन आ जाता है। तो इसमें प्रकार से जरूरत पूर्ति नहीं होती, तो क्या करते हैं, किसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को बुला लेते हैं। उसके लिए अलग से मतलब कार्रवाई करनी पड़ती है, CJI को लिखना पड़ता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, तो काफी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को बुला लिया जाता है। जैसे ही वो उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उनकी जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाती है, उच्च न्यायालय के नहीं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी पावर अलग होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनकी अलग पावर होती है। जैसे ही वो उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे तो उनकी शक्ति कैसी हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी
हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, है ना। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, तो कई बार क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश में कमी हो जाती है। ठीक है, तो उन कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो थोड़े समय के लिए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश उनको बुला लेते हैं। जैसे कई डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि अनुभव हो जाता है, तो अनुभव के तौर पर जैसे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीछे योजना चलाई थी कि जो सेवानिवृत्त अध्यापक थे उनको बुला लिया जाता था काम करने के लिए, तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय में भी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश, उनको थोड़े समय के लिए काम करने के लिए बुला दिया जाता है। तो जब काम हल्का पड़ जाएगा, काम थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, तो उनको वापस भेज देंगे। और इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुलाने का संविधान के 128 में अनुच्छेद में वर्णन है। उसके बाद शक्तियां देखिए भाई, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी क्या शक्तियां देखो। मूल अधिकारिता, इसका उसको हम दूसरे अक्षर में कहते हैं प्रारंभिक अधिकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो किसी राज्य या केंद्र सरकार में विवाद हो जाता है तो मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाता है। मान लीजिए केंद्र सरकार है और हरियाणा सरकार है, दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो वो कहाँ, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, चंडीगढ़ में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में उनकी मामले की सुनवाई होगी। तो क्या मतलब, किसी राज्य या केंद्र सरकार का विवाद हो जाता है तो मामला कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। अब जो दो राज्य हैं, राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उनका निपटारा भी कहाँ होगा, मामले की सुनवाई कहाँ होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है, उसके बाद देखो मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद की सुनवाई, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कोई भी वाद विवाद है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। उसके बाद जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की सुनवाई सीधी कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। ये शक्तियां हैं, थोड़े से अच्छे से समझिए ना, एक बार यहाँ समझ लोगे, एक बार दोहराई कर लोगे तो बड़े अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो अधिकार है उनका प्रारंभिक अधिकार से अलावा आगे क्या होगा, अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार क्या होता है, जैसे अपने देश में मैंने देखा था, एकीकृत न्यायालय है, नीचे से जिला स्तर पर न्यायालय शुरू होता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से कहा जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो अपीलीय अधिकार क्या है, देखो संवैधानिक अपीलें हैं। संवैधानिक अपीलें को ध्यान से देखो, कहां जाना, यदि कोई उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे दे कि मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, बल्कि संविधान की जो व्याख्या है वो कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, क्योंकि संविधान के जो सबसे बड़े संरक्षक हैं वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो कोई भी उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे दे भाई ये मामला तो संवैधानिक पीठ का है, संविधान से संबंधित है, और इसकी जो सुनवाई है वो कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय करेगा, तो उसमें जाकर के अपील कर सकते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला है और हमारी सुनवाई की जाए, वहां पर हम अपील डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाई चांस उच्च न्यायालय या प्रमाण पत्र ना भी दे और हमें ये लगता है कि भाई ये मामला तो संविधान से संबंधित है, तो वो वहां पर हम या जो उच्चतम न्यायालय है वो भी अपील के आदेश दे सकता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनने के लायक है। ठीक है, न्यायालय स्वयं भी अपील का आदेश दे सकता है, ये लगता है बड़ी संवैधानिक मामला है तो जो उच्चतम न्यायालय है वो खुद आदेश दे सकते हैं। उसके बाद देखो फौजदारी अपीलें, यदि किसी अभियुक्त को निम्न अदालत में छोड़ दिया हो, जैसे हमारे अपने जज्जर की कोर्ट है, उसने उसको बरी कर दिया, अभी जाओ आपने कोई अपराध नहीं किया, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो अपील करता है, कहाँ, हाई कोर्ट में करेगा, तो हाई कोर्ट में अपील करने के बाद जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट उसको मृत्युदंड दे देगी किसी अपराध के लिए। देखो यहाँ ध्यान से सोचने वाली बात क्या है, जो निचली अदालत है वो उसको बरी कर देती है, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय उसको मृत्युदंड दे देता है, तो फिर हम अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। निम्न न्यायालय के द्वारा छोड़ दिया गया
उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया तो उसकी अपील हम उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, यदि उच्च न्यायालय निम्न से मुकदमा अपने पास मंगवा ले, मान लो जैसे मुकदमा चल रहा है जज्जर हाई कोर्ट में, सॉरी जज्जर से कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और हाई कोर्ट चंडीगढ़ उसको बुलवा ले, अभी मेरे पास लेकर के आओ, यानी कि निम्न कोर्ट से हाई कोर्ट में चला जाता है और मृत्युदंड दे दे, तब भी उच्चतम न्यायालय के सामने अपील की जा सकती है। ठीक है। यदि उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे, उच्च न्यायालय सॉरी कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई योग्य है तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकती है, तो यह अपील हो सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे, मामला उच्चतम न्यायालय के सुनवाई योग्य है तो उसमें भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर देखो दीवानी अपीलें, ठीक है, उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, जो सबके हित के लिए जुड़ा हुआ है, एक बड़ा समूह है उसकी भलाई के लिए मामला जुड़ा हुआ है, तो उसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक है। तो संविधान के 30वें अनुच्छेद में संशोधन में स्वीकार कर लिया गया कि भाई 20,000, जो पहले क्या होता था 20,000 से जो कम है, 20,000 से नीचे की जो रकम है उसके लिए सुनवाई नहीं होती थी, अब वो कंडीशन हटा ली है। अब कंडीशन क्या है, जो मामला है उस सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, तो दीवानी मामले में भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसके बाद तीसरा देखो, उच्चतम न्यायालय का कार्य क्या है। पहले हमने क्या देखा, प्रारंभिक अधिकार थे, पहले क्या था, प्रारंभिक अधिकार थे। उसके बाद दूसरा क्या देखा, अपीलीय अधिकार थे, भाई कहाँ हम उच्चतम न्यायालय में अपील कब कर सकते हैं। अब तीसरा देखो, परामर्शदात्री कार्य, यानी कि सलाह देना। क्या है, हमने जब राष्ट्रपति का चैप्टर किया था उसमें आप लोगों को याद हो, तो उसमें राष्ट्रपति के पास पावर थी कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सलाह माने या ना माने वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है सलाह देना, उसको मानना ना मानना किसका काम है, राष्ट्रपति का। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है कि राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको सलाह दे देंगे, मानना ना मानना राष्ट्रपति के अधीन है। उसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षण, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है। जैसे कोई भी नागरिक है उसको ये लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हम नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, प्रियंका आपका तो विशेष चैप्टर है, अपना वकील बनने कह रहे हो आप, इसमें ध्यान नहीं दे रहे। तो संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक जिसको ये लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के मुकदमा दायर कर सकता है, अपील लगा सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए निम्न लेख जारी कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के लेख हैं, जिनको ये लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कौन कौन से लेख जारी कर सकते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, मतलब कोई आदमी है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उस आदमी को ये लगता है कि जो मेरी गिरफ्तारी तो अवैध है, या किसी को नजरबंद कर दिया जाता है घर में और उसको ये लगता है कि मेरी नजरबंदी भी अवैध है, गलत तरीके से हो रही है, तो वो अपील कर सकते हैं कहाँ, सीधे उच्चतम न्यायालय में। क्यों कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ। ठीक है। और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसके तहत आती है, अपने मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आती है, और वो सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय ये देखता है कि हाँ इसकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से है, नजरबंदी वो अवैध तरीके से है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कर सकते हैं और उस आदमी को छोड़ने के लिए वो आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए परमादेश लेख, पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा लेख क्या है, ये सारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है, थोड़ा ध्यान से देखें। परमादेश लेख, इस मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कोई संस्था है, निगम है या कर्मचारी है जो गवर्नमेंट है, सरकारी कोई सरकारी संस्था है, निगम है या कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, और वो ये लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट को अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो काम उसने करना चाहिए, तो उसके अपना काम अच्छे से करने के लिए, संविधान तरीके से करने के लिए परमादेश लेख जारी कर देगा कि इस संस्था के खिलाफ, ठीक है, या कर्मचारी के खिलाफ या फिर किसी निगम के खिलाफ। अब अपने
कार्य क्षेत्र को संवैधानिक तरीके से करें और अच्छे से करें। तो ये होता है परमादेश लेख। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख क्या है? इसका अर्थ है भाई किस अधिकार से, किस अधिकार, मान लो जैसे क्या इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय उस व्यक्ति को तब तक कार्य करने के लिए रोक सकता है जब तक न्यायालय स्पष्ट न करे उस विवाद स्थिति उस पद के लिए सही नहीं है। मान लो कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, आपके खिलाफ कोई पारित आदेश पारित कर दिया और आपको ये लगता है भाई ये तो इसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, ठीक है, और इसे मेरे खिलाफ कोई आदेश पारित कर दिया तो हम उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो उसका ये अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और ये मेरे को ऑर्डर दे रहा, आदेश दे रहा है, मेरे से काम करवा रहा है। तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है अधिकार परीक्षा एक जारी कर सकता है। पर रुको, पहले मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा कि भाई ये काम आपके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो ये लेख जारी कर देगा, ठीक है। अगर अधिकार क्षेत्र में आता है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये अधिकार परीक्षा लेख तब जारी होता है जब तक उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो अधिकार परीक्षा लेख जारी कर सकता है। उसके बाद देखिए प्रतिषेध लेख। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी कर सकता है। न्यायालय अपने कार्य अधिकार क्षेत्र से कार्य अधिकार क्षेत्र में करे, बाहर न जाए। प्रतिषेध लेख में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ये लगता है कि कोई जो न्यायालय है उसके अंदर उच्च न्यायालय है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई भी न्यायालय है उसके जो अंतर्गत आते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र से या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं तो उस न्यायालय के खिलाफ प्रतिषेध लेख पारित कर करके उसको संवैधानिक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए लेख पारित कर सकता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे क्या उत्प्रेषण लेख। क्या है? उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख क्या है भाई? इस लेख के द्वारा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मुकदमे का सारे रिकॉर्ड मंगा लेगा, ठीक है। अब ये उसको ये लगता है भाई जो निचली अदालत है वो अच्छे से इस पक्ष की सुनवाई नहीं कर रही है, न्यायालय की सुनवाई नहीं कर रही है, तो क्या करेगा सारे रिकॉर्ड मंगवा लेगा और उसकी सुनवाई खुद करेगा और फैसला भी सुना सकता है। लेकिन ठीक है ना, और मतलब उसको और जो उस न्यायालय को पास वापस ही भेज सकता है भाई इसका इसकी सुनवाई है वो अच्छे से करे, ठीक है। खुद भी फैसला सुना सकता है या उस न्यायालय को आदेश भी दे सकता है कि इसकी जो सुनवाई है वो अच्छे ढंग से करे। ओके, अब देखो संविधान का संरक्षण। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि इस देश में जो किसके कानून लागू होते हैं? संविधान में। सबसे ऊंचा क्या है? संविधान होता है और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक है। उसके बाद देखो संविधान का व्याख्याकार। जो संविधान है, ठीक है, कोई भी मुकदमा हो जाता है या संविधान संबंधी कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो उस जो संविधान की जो व्याख्या करने वाले होते हैं, जो अंतिम व्याख्याकार है वो कौन है? उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वही उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। और जो जितने भी कोई भी संसद है, राज्य विधानमंडल है, कानून बनाता है और संविधान सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि ये तो देश के खिलाफ है ना, संविधान के खिलाफ है, तो उस कानून को वो निरस्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अभिलेख व्याख्या। तो क्या कहता है अभिलेख? क्या होता है भाई? रिकॉर्ड रखना किसी चीज का। जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसले देता है उसको रिकॉर्ड में रख सकते हैं ताकि भाई जैसे कोई हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तो उसका उस न्याय का उस केस का हवाला दे करके और अपने पक्ष में उस न्यायालय उसको अपने मामले को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि तो ये प्रकार से अभिलेख कानून के तौर पर ये काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं इस प्रकार से कानून के रूप में काम करते हैं, एक प्रकार से कानून माने जाते हैं, तो उनको अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद देखो निर्णयों का पुनर्निरीक्षण। ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया और ये आखिरी हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो न्याय हैं, जो अपने आदेश हैं, उनका पुनर्निरीक्षण कर सकता है, उनको पुनर्निरीक्षण करके दोबारा से उनकी नई व्याख्या दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, गठन है, कार्य है, सब ठीक है।